13. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के संविधान अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। ये भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। ये लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। स्वतंत्रता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है। 1. इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जा सकता है। इस तरह ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं रहता, यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। 2. यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का, ग्रहण नहीं कर सकता। 3. भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कर्तव्य और शक्तियां। संविधान अनुच्छेद 151 संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं। 1. वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो, से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की 2. लेखा परीक्षा करता है। 3. वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ और हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। 4. वह केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को ये संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित के नियम और प्रक्रियाएं निर्मित की गई हैं। 5. वह निम्नांकित प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है। वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है। सरकारी कंपनियां एवं जब संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो, अन्य निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण। 6. वह ऋण, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की लेखा परीक्षा करता है। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ या राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्राप्तियों, स्टॉक लेखाओं और अन्यों की भी लेखा परीक्षा करता है। 7. वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। 8.
वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151(1)(9). 10. वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। अनुच्छेद 151(1). 11. वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। अनुच्छेद 279। उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। शुद्ध आगमों का अर्थ है कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित न हो। 12. वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। 13. वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। 1976 में इसे केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया। वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148। 2. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां आर्टिकल 151। 3. संघ तथा राज्यों के लेखा के प्रकार आर्टिकल 150। 4. अंकेक्षण प्रतिवेदन आर्टिकल 151। 14. उच्चतम न्यायालय। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय, उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन और राज्य स्तर के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं, जो हैं जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय। अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है, एक केंद्र के लिए तथा दूसरा राज्यों के लिए। संघीय कानून को संघ न्याय क्षेत्र एवं राज्य कानून को राज्य न्याय क्षेत्र द्वारा लागू किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। भारतीय संविधान के भाग में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के